हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर हमारा 2 है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर हमारा 2 है। हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं। हम आपको यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेप होते हैं। एक तो 2 स्टेज हमें देखने मिलेगा। एक तो इंस्पायरेशन होता है, दूसरा एक्सपायरेशन होगा। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं? इंस्पायरेशन उसे कहते हैं, इंस्पायरेशन वह घटना होता है जिसे एटमॉस्फेयर का जो एयर होगा हम अपने बॉडी के अंदर लेके आते हैं, तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर एयर ड्राइन, यदि हम बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर हम एयर को हमारे जब इंटर होता है उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। यदि और दूसरा एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? यदि एल्वियोलर से एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। लंग्स के अंदर एयर अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। इसके मूवमेंट के लिए इसमें प्रेशर ग्रेडियंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच स्थापित होता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट होगा, इनसाइड भी जा सकता है लंग्स से और बाहर भी जा सकता है। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। अब इंस्पायरेशन जो लंग्स, इंस्पायरेशन हम स्टार्ट करते हैं अब डिटेल। क्यों होता है इंस्पायरेशन? लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। और लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इंस्पायरेशन वाली घटना में लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर होना चाहिए। यदि लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर हो रहा है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो इंस्पायरेशन उसे हम कहेंगे। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में ये होता है कि जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपेक्षा। और जो ग्रेडियंट जो बन रहा है, जो ये ग्रेडियंट जो जनरेट हो रहा है, ये डायफ्राम और मसल्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। और जो ग्रेडियंट जनरेट होने का 2 कारण होता है, एक तो डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब के बीच में पाया जाता है। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों क्या करते हैं? ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं। और इंस्पायरेशन जब इनिशिएट होगा तो क्या होगा? डायफ्राम में कॉन्टैक्ट करेंगे। डायफ्राम कॉन्टैक्ट मतलब डायफ्राम में फ्लैट आ जाएगा, फ्लैट शेप। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम ऐसे चपटा हो जाएगा। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो थोरैकिक चैम्बर के जो वॉल्यूम होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वो कॉन्टैक्ट करेगा और रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप मतलब बाहर तरफ खींचे चले जाते हैं। रिब्स और स्टर्नम बाहर तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसी की वजह से जब रिब्स और स्टर्नम बाहर तरफ ऐसे खींचे चले जाते हैं तो क्या होगा? थोरैकिक चैम्बर के वॉल्यूम में जब इंक्रीज होगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, हम कहेंगे कि थोरैकिक जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर गया।
और थोरेकिक वॉल्यूम का बढ़ना ही किसके समान होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम। हमने यही पहले बताया था, ये जब थोरेकिक वॉल्यूम का जो हमें चेंज होगा उसी के समान पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज दिखाई देगा। जब तक हम थोरेकिक वॉल्यूम में हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज नहीं दिखेगा। और जब पल्मोनरी वॉल्यूम में जब हमें इंक्रीज हो गया, स्वाभाविक बात है बाश लॉ के अनुसार अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि हमें लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन करना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, लंग्स के अंदर प्रेशर अगर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा जो गैस का जो ट्रांसफ़र होगा वो हायर से लो तरफ होगा। बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, तो हायर प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैस कम मूवमेंट होगा। तो क्योंकि हम इंस्पायरेशन घटना चाहते हैं, लंग्स के अंदर हमारा एयर आए, तो इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर लेस होना चाहिए। इंटरपल्मोनरी प्रेशर घटेगा। जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जब घटेगा और इसी की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो हम कहेंगे लंग्स के अंदर हमारे एयर इंटर कर गया। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। अब हम एक्सपायरेशन बताते हैं आपको। यहाँ जो घटना स्टार्ट हो रहा है, इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम होगा और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो इंस्पायरेशन में कॉन्टैक्ट किए थे, वो अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? रिलैक्स अपनी अवस्था में आएंगे। डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो उसी समय डायफ्राम और स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब नॉर्मल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा हम कहेंगे थोरेकिक वॉल्यूम भी घट गया। और जब थोरेकिक वॉल्यूम हमें घट गया तो हम कहेंगे कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट गया, क्योंकि जब तक थोरेकिक वॉल्यूम में चेंज नहीं करेंगे तब तक पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिजल्ट ये हो गया कि अगर पल्मोनरी वॉल्यूम, अगर यदि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हम बढ़ाएंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब बढ़ेगा, इसी की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा स्लाइटली एबव हो जाएगा। जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो लंग्स से जो एयर होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है एक्सपायरेशन। इस घटना को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है एक्सपायरेशन, क्योंकि हमें अंदर प्रेशर ज़्यादा रखना है लंग्स के अंदर, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम रखना है, क्योंकि गैस का जो ट्रांसफ़र होगा हायर प्रेशर से लो प्रेशर तरफ होगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा, तो लंग्स से एयर निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वही लिखा है कि जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा और लंग्स के अंदर हमारे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लंग्स से जो एयर होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है ह्यूमन के अंदर इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? एडिशनल मसल्स की सहायता से, एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन की सहायता से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और एक हेल्थी ह्यूमन की हम बात करें, वो 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है। एक मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है। यदि ब्रीथिंग मोमेंट हम एस्टिमेट करना चाहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, ब्रीथिंग मोमेंट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर द्वारा हमें पता लगाया जा सकते हैं कि ब्रीथिंग मूवमेंट के दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इन्वॉल्व हुआ, हम इसका पता लगा सकते हैं। और स्पायरोमीटर की सहायता से हम क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, स्पायरोमीटर की सहायता से हम बीमारियों को पता लगा सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होता है? हम बीमारियों को पता लगाया जा सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट 3 होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, इन नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।